हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मलिकाज लिटरेचर क्लासेस। होप सो कि आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया होगा एंड चीज़ें क्लियर होंगी आप लोगों को। एंड रेलेवेंट टॉपिक है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि बच्चे रिलेट नहीं कर पाते हैं, सो उस चीज़ को उस इंटेंसिटी से समझ नहीं पाते हैं। सो अक्सर ये क्वेश्चन रेज होता है कि मैम ये चीज़ें तो हमने फेस नहीं की है, सो एक्सपीरियंस की बेसिस पे हम कैसे उतनी इंटेंसिटी उस लेवल पे समझ सकते हैं। लेकिन इस टॉपिक को आप ये नहीं कह सकते हो कि आपने ये चीज़ फेस नहीं की है, बिकॉज बहुत सालों से ये चीज़ें चलती आई हैं एंड आज हम एक बिल्कुल पीक पॉइंट पे हैं अपने नेचर के डिटेरियोरेशन पे, जहाँ पर लोग इतने ज़्यादा मर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं किया है। सो इस चैप्टर का एक प्लस पॉइंट ये भी है कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है या जो नानकी पालकी वाला ने एक्सपीरियंस किया है, सिमिलरली आप लोग भी एक्सपीरियंस कर रहे हो। ठीक है, सो बहुत ही रेलेवेंट है। अपने आप व्यूज़, अपने परसेप्शंस लिख कर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो एंड मैं डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई करूँगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, जस्ट लेट्स स्टार्ट विद द रिमेनिंग चैप्टर। वेयर वाज आई? ओके, इट हैज़ बीन वेल सेड दैट फॉरेस्ट प्रीसीड मैनकाइंड एंड डिजर्ट्स फॉलो। बड़ी अच्छी बात कही गई है एंड एक्चुअल में ये बहुत बड़ा फैक्ट है, एक विशियस फैक्ट है बट है फैक्ट। ये माना जाता है कि सबसे पहले फॉरेस्ट आए, फिर ह्यूमन बींग आए एंड फिर डिजर्ट आए। सो हम कहीं ना कहीं रीज़न है कि हम फॉरेस्ट को कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, डिजर्ट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। हम एक ग्रीन वर्ल्ड को हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल एक वेस्ट लैंड बना दे रहे हैं, जहाँ पे कुछ भी, कोई भी किसी भी तरीके का कुछ भी हम बेनिफिशियल काम नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल यूजलेस, अनवर्दी सा हम वर्ल्ड बना रहे हैं। The world's ancient patrimony of tropical forests is now eroding at the rate of 40 to 50 million acres a year, and the growing use of dung for burning deprives the soil of an important natural fertilizer. अगर हम बात करें एंशियंट पेट्रोमनी, पेट्रोमनी मतलब बेटा कि समथिंग दैट इज रिलेटेड इनहेरिटेंस, जो आपके फादर के जरिए आई है। ठीक है, कोई भी इनहेरिटेंस जो आपके फादर के जरिए आई, जनरेशन टू जनरेशन पास हुई है। तो ये जो वर्ल्ड है ना, वो जनरेशन टू जनरेशन हम पे पास हुई है। ये एक लेगेसी है, एक धरोहर है, और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी हमारा धरोहर है। इतने सालों से, 100 सालों से इतने सारे ट्रीज थे। हम कह सकते थे अगर हमने काटा नहीं होता कि ये 500 साल पहले का पेड़ है या 1000 साल पहले का पेड़ है, जिसको हमने मतलब बिल्कुल ही कोई कंसर्न ना शो करते हुए उस फॉरेस्ट को बिल्कुल ही डिप्लीट कर दिया एंड डेजर्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे एक डेटा शो हो रहा है कि जिस तरीके से हम फॉरेस्ट को एंड कर रहे हैं, इरोडिंग मतलब कि धीरे 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 खात्मे पर लेकर आ रहे हैं हम, उसका रेट क्या है, 40 to 50 मिलियंस एकर्स अ ईयर। ये रेट है जो हर साल हम 40 से 50 मिलियन कम कर रहे हैं। इस हिसाब से हम फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और एक और चीज़ है बेटा, जैसे कि डंग, जो भी एनिमल वेस्टेज होते हैं, काउ डंग, गोबर की बात हो रही है यहाँ पर, या किसी भी तरह का एनिमल वेस्टेज है, हम क्या करते हैं, उसको जलाते हैं। जलाकर हम अपने यूज़ में लेकर आते हैं ना, जो भी गोबर से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जलाकर हम खाना वाना सब पकाते हैं। सो इतनी एक्सट्रीम लेवल पे उसको भी बर्न कर रहे हैं कि आपको पता है ना कि जो गोबर होता है वो एक नेचुरल फर्टिलाइज़र होता है एंड उससे हम फर्टिलाइज कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं कुछ। सो हम क्या कर रहे हैं, उस नेचुरल फर्टिलाइज़र को भी हम कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, एक्सट्रीम लेवल पे यूज़ कर रहे हैं। सो जो नेचुरल फर्टिलाइज़र है, डंग है, काउ वेस्टेज है या एनिमल वेस्टेज है, उसका भी हम यूज़ बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए हमें। द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स दैट अ 5-fold इंक्रीज इन द रेट ऑफ फॉरेस्ट प्लांटिंग इज नीडेड टू कोप विद एक्सपेक्टेड फ्यूल वुड डिमांड इन द ईयर 2000। अभी 1994 की बात हो रही है बेटा, अभी हम 2020 में हैं। सो अभी नानकी पालकी वाला क्या कर रहे हैं कि एक एस्टिमेट लगाया गया है वर्ल्ड बैंक के जरिए कि हमें 5 फोल्ड्स मतलब कि बेटा 5 गुना तेज़ी से हमें प्लांटिंग करनी चाहिए, हमें प्लांट्स लगाने चाहिए, क्योंकि 2000 आने वाले समय में हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है फ्यूल वुड की। सो हम इतना हमने डिप्लीट कर दिया गया है कि आने वाले समय के लिए तो कुछ बचा नहीं है, इसीलिए हमें प्लांट्स लगाने चाहिए। एफोरेस्टेशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जो कि हम इतने सालों से डिफोरेस्टेशन पे ध्यान दे रहे हैं। सो हमें प्लांट्स लगाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए। एंड बेटा आप एक रेजोल्यूशन ले लो, एक प्रण ले लो, यार आप
हर, अब ये नहीं कहूँगी अपनी पूरी ज़िंदगी में, लेकिन हर महीने अगर आपसे कोशिश हो पाए सो अपने घर में या ऐसी जगह पे जहाँ पे आपका स्कूल है, आप स्कूल में बहुत सारे ऐसे एरिया होते हैं ना जहाँ पे आसपास थोड़ा सा खाली सा फील्ड होता है, वहाँ पे आप प्लांट करने की कोशिश करो, अपने पैसों से खरीदो सीड्स को, एंड उसको आप जाकर सो करो, आप उसको जाकर गाड़ो, और बहुत अच्छी फीलिंग होती है। एंड आप उस प्लांट को ना बेटा, उसको वाकई में ग्रो करते हुए देखो, इट फील्स लाइक ना कि एक चाइल्ड बर्थ ले रहा है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो भी, एंड जिस तरह से वो ग्रो करता है बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग होती है, बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग होती है। सो ट्राई टू प्लांट मोर एंड मोर प्लांट्स इन योर हाउस, और जहाँ पे भी आपको लगे कि जहाँ पे ज़रूरत है। एंड इन फ्यूचर आप अगर कोई एक ऐसा मुकाम हासिल कर लेते हो तो कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्लांट्स को लगा पाओ कि वो ग्रो करके आने वाली जनरेशन के लिए काम आ सके। डू समथिंग सेल्फलेस यार, ज़रूरी नहीं होता है कि आपके लिए ये सब कुछ हो या हमारे लिए सब कुछ हो। डू समथिंग फॉर देम, जैसे कि पहले के लोग हमारे बारे में सोच कर गए हैं, हमें भी आने वाले जनरेशन के बारे में सोचना चाहिए। Okay. James Peth, the president of the World Resources Institute, said the other day, we were saying that we were losing the forest at an acre a second, but it is much closer to an acre and a half to a second. James Peth है जो प्रेसिडेंट है वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था कि हम ये मान रहे थे पहले कि हम जो फॉरेस्ट हैं वो 1 सेकेंड में 1 एकड़ लूज कर रहे हैं, वो अब क्या हो गया है, एक्चुअल में फैक्ट क्या है कि 1.5 अब लूज करने लगे हैं। अब आप सोच रहे हो कि 1994 की बात हो रही है, सो अभी 2020 में क्या कंडीशन होगी हम ये इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। सो इतने मात्रा में फॉरेस्ट को क्या किया जा रहा है, डिप्लीट किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाया जा रहा है। आर्टिकल 48A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि नानी पालखे वाला जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉज को इंटरप्रेट किया करते थे, बहुत ही बड़े सपोर्टर थे कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उन्होंने इस अपने आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र किया है। एंड 48A हमारा जो आर्टिकल है उसमें क्या है, वो क्या कहता है, द स्टेट शैल endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country। ये आर्टिकल में मेंशन है बेटा, इट्स आवर ड्यूटी, एंड बहुत ही स्ट्रिक्टली हमें फॉलो करना है। एंडेवर मतलब बेटा कि किसी चीज़ का प्रयास करना, सो हमें प्रयास करना है कि हम प्रोटेक्ट कर पाएँ, इम्प्रूव कर पाएँ अपने इन्वायरमेंट को, और प्रोटेक्ट कर पाए फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को। वाइल्ड लाइफ मतलब कि जितने भी एनिमल्स जो हैं इकोसिस्टम में आते हैं अपनी कंट्री के, उनको प्रोटेक्ट कर पाएँ। ये कोई नॉर्मल नहीं, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक ड्यूटी है, एक मॉरल एथिकल ड्यूटी है जो आपको फुलफिल करना ही है, क्योंकि ये संविधान में। बट हमने क्या किया, बट वॉट कॉजेज एंडलेस एंग्विश इज द फैक्ट दैट लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड नॉर इन्फोर्स्ड इन इंडिया। अब यहाँ पे नानी पालकी वाला क्या कह रहे हैं कि इंडिया जो है ना वो इतनी लीनियंसी बरतता है कि बहुत ज़्यादा फोर्सफुली, अगर हम लॉस तो है लेकिन हम फोर्सफुली उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे इतने ज़्यादा क्राइम्स बढ़ रहे हैं, इतने ज़्यादा रेप केसेस बढ़ रहे हैं, बट सब कुछ नॉर्मल है, लॉज है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ है, सभी को इक्वालिटी प्रोवाइड है। किसी के साथ अगर आप किसी की जान लेते हो, किसी को मेंटल टॉर्चर करते हो, किसी को फिजिकल टॉर्चर करते हो, हर चीज़ का लॉ बना हुआ है, उसके लॉ अकॉर्डिंग अगर कोई इस चीज़ के अगेंस्ट जाता है तो एकदम सख्त से सख्त पनिशमेंट मिलना चाहिए। बट नानी पालके वाला ये बिलीव करते हैं, ये मानते हैं कि इंडिया में ना लॉस तो बनते रहते हैं। एंडलेस एंग्विश मतलब कि कभी ख़त्म ना होने वाला दुख का जो फैक्ट है, ये फैक्ट है जो कभी ना ख़त्म होने वाला है कि लॉज जो हैं इंडिया में कभी रिस्पेक्ट नहीं किए जाते हैं और ना ही इन्फोर्स किए जाते हैं। एंड इट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ आवर कंट्री, इट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ आवर गवर्नमेंट, इट्स फॉल्ट ऑफ अस। ये हमारी फॉल्ट है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं ना, सिर्फ साल के 2 दिन देते हैं, 15 अगस्त एंड 26 जनवरी। बाकी टाइम हम एकदम बिल्कुल लीनियंट रहते हैं, बुरे से बुरा काम करते हैं, बट 2 दिन हमें याद आता है कि भाई इस देश के लिए बहुत लोगों ने जान गंवाई है एंड हमें, हमारा भारत महान है। आप स्टेटमेंट स्लोगन्स बोलते हो कि नहीं बोलते हो बेटा कि हमारा भारत महान है या हमारा देश महान है या हमारा दुनिया महान है,
ये मैटर ज़्यादा नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप उन लोगों में शुमार हो जो अपने देश को महान बनाते हैं। आई जस्ट होप कि आप लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे। जस्ट डू समथिंग फॉर कंट्री, फॉर नेचर। इसलिए नाल्की पालकी वाला बहुत परेशान रहते थे नेचर को लेकर, इकोनॉमिस्ट थे। बट वॉट कॉजेज एंडलेस एंग्विश इज द फैक्ट दैट, सॉरी, फॉर इंस्टेंस, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे नानी पालकी वाला बता भी रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने ये स्टेटमेंट क्यों प्रोवाइड की थी, और एविडेंस भी दे रहे हैं, प्रूफ भी दे रहे हैं कि इंडिया में लॉज की रिस्पेक्ट नहीं होती है, और ना ही इन्फोर्स किया जाता, ना ही लागू किया जाता है बहुत ही अच्छी तरीके से। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कास्टिज्म अलाउ नहीं है, अनटचेबिलिटी अलाउड नहीं है, बॉन्डेड लेबर आपको पता है, बंधुआ मजदूरी अलाउ नहीं है। इनको कहा गया है कि एबोलिस्ड, मतलब कि बिल्कुल ख़त्म हो जाना, कंप्लीटली ख़त्म हो जाना, कोई नामो निशान नहीं बचना। बट they flourish shamelessly even after 44 years of the operation of the constitution। and जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके 44 years बाद भी ये जो फील्ड है वो क्या कर रहे हैं, फ्लोरिश ही कर रहे हैं। एंड इवन इन 2020 ऑल्सो कास्टिज्म एग्जिस्ट करते हैं, बहुत ही चरम सीमा पर है। दूसरी चीज़ क्या है, अनटचेबिलिटी। हम ऊपर से दिखा तो रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, बट कहीं ना कहीं अभी भी वो चीज़ है ना कि छुआछूत वाली चीज़ है कि भाई अगर वो वर्मा है, अगर वो SC ST है तो हमारे घर में नहीं आ सकता। हम इंसान को इंसान की तरह नहीं, हम इंसान को कास्ट एंड रिलीजन के बेसिस पे जज करते हैं। एक बहुत बड़ा फैक्ट है बेटा, जो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि ये हमारी गलती है। ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है कि टैबू एंड स्टिग्मा एंड क्राइम्स जो हैं वो सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। मुद्दा ये है कि वो अभी भी एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं, जबकि हम इतने ज़्यादा एजुकेटेड हो चुके हैं, हमारे जो हम हैं वो इतने ज़्यादा डेवलप्ड हो चुके हैं, फिर भी ये स्टिग्मा, टैबू, क्राइम्स ही अभी भी एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं। सो ये फॉल्ट क्राइम्स की नहीं है, ये उन लोगों की है जो इसको completely abolish नहीं कर पा रहे हैं। Okay? A recent report of a Parliament's Estimates Committee has highlighted the near catastrophic depletion of India's forest over the last 4 decades. India, according to reliable data, is losing its forests at the rate of 3.7 million acres a year. Large areas officially designated as forest land are already virtually treeless. The actual loss of forest is estimated to be about 8 times the rate indicated by the government statistics। अब यहाँ पर अगर हम बात करें पार्लियामेंट की एस्टिमेट कमेटी जिन्होंने हाईलाइट किया है कैटास्ट्रॉफिक डिप्लेशन को। कैटास्ट्रॉफिक मतलब बेटा कि कोई एक ऐसे मोड पर आ जाना जहाँ पे डिस्ट्रक्शन शुरू हो, एंड जब डिस्ट्रॉयस कुछ होता है ना तो सब कुछ बदल जाता है ना, सो वो होता है पॉइंट, कैटास्ट्रॉफिक पॉइंट। सो एकदम एक ऐसे पीक पॉइंट पर आ गया है हमारा वर्ल्ड, हमारा नेचर, कि बिल्कुल कैटास्ट्रॉफिक डिप्लेशन पे है, मतलब एकदम बिल्कुल ही ख़त्म होने की कंडीशन में। अब बहुत चेंजेस आने वाले समय में, जो कि 40 साल बाद की अगर बात की जा रही है तो 1994 में अगर बात की गई है, तो अब आने वाले समय में और भी कंडीशन डिटेरियोरेट होने वाली है, मे बी 2030 टू 2040 के बीच में। एंड एक डेटा दिखाया गया है जिसमें बताया गया कि जो फॉरेस्ट का रेट है ख़त्म होने का 3 मिलियन एकर्स अ ईयर है। अब आप समझ रहे हो, 3.7 मिलियन एकड़। एंड लार्ज एरियाज ऑफिशियली, एंड जो एरियाज जो है ना, जो कहा जाता है कि यार इस एरिया में तो यार जंगल ही जंगल है, जो कि डेटा दिखाया गया है पेपर पे, वो एक्चुअल में रियलिटी क्या है, वो एरिया बिल्कुल ही ट्रीलेस है। एक्चुअल में हम पेपर में तो देख रहे हैं कि वो एरिया फॉरेस्ट से भरा हुआ है, बट अगर हम वहाँ पे जाते हैं तो वो एरिया बिल्कुल ही ट्रीलेस है, कोई पेड़ पौधे ही नहीं है। अब आप समझ रहे हो कि जिस एरिया में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है वो भी डिप्लीट हो रहा है। और द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी, जो दिखाया जा रहा है एस्टिमेट बेटा, जो डेटा दिखाया जा रहा है गवर्नमेंट के ज़रिए, उसका 8 गुना ज़्यादा कंडीशन बुरी है हमारे वर्ल्ड की, चाहे हमारे इंडिया की, हमारे वर्ल्ड की। ये कंडीशन है 8 टाइम्स जो गवर्नमेंट दिखा रही है। Oh God. A 3-year study using satellites and aerial photography conducted by the United Nations warns that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigated. एरियल फोटोग्राफी मतलब बेटा जो ऊपर की तरफ से नहीं, ऊपर जैसे कि चॉपर्स का यूज़ करके
जो हम पिक्चर क्लिक करते हैं नीचे की तरफ, उसे एरियल फोटोग्राफी कहते हैं। सो हम फॉरेस्ट का पिक्चर्स कैसे ले पाएंगे, हम ऊपर की तरफ जाएंगे तभी तो देख पाएंगे ना। सो अगर हम देखें, यूनाइटेड नेशंस ने एक इन्वेस्टिगेशन करवाई थी, एंड कितने लोगों पे कराई थी, 88 कंट्रीज़ पे कराई थी। एंड इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या पता चला कि हमारे इन्वायरमेंट की जो कंडीशन है, जो हमारे अर्थ की जो कंडीशन है, वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। अगर हम ये कहें बेटा कि अगर कोई पेशेंट है जो अपनी लास्ट स्टेज पे पहुंच जाता है एंड उसको वेंटिलेटर के अलावा उसको कोई भी चीज़ जो है वो बचा नहीं सकती है, जिंदा है, हमारे अर्थ की भी हालत ऐसी ही है। अभी हमारा अर्थ वेंटिलेटिंग पोजीशन में है, बस एक होता है ना कि जिंदा है, बस कहा जा सकता है कि एक नॉर्मल तरीके से जिंदा है, बट कभी भी मर सकता है अगर हमने अभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझा तो। There can be no doubt that the growth of world population is one of the strongest factors distorting the future of human society. एंड कोई डाउट नहीं है स्टेटमेंट देने में कि जो हमारी वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है, एंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर है जो ह्यूमन सोसाइटी को डिस्टॉर्टिंग, मतलब कि डिसफिगर करना, डिफॉर्म करना, खराब कर देना। तो हमारी ह्यूमन सोसाइटी जो है वो इतना ज़्यादा डिफॉर्म कैसे हो गई, क्योंकि पॉपुलेशन पे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। एक टाइम आया था ना, हम दो हमारे दो, वो भी अब फॉलो नहीं होता है, क्योंकि हर घर में, आप ज़्यादा घरों में आप जाते हो तो देखते हो कि 5-5, 6-6 बच्चे हैं। एंड पॉपुलेशन आप देख रहे हो, गरीब के बच्चे तो सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि गरीब ये मानते हैं कि जितने बच्चे होंगे उतनी ही ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी, उतनी ज़्यादा पैसे आएंगे। बट ये नहीं समझते हैं कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी जॉब की कमी होगी, एंड जॉब की कमी होगी तो भूखमरी ज़्यादा होगी, स्टार्वेशन ज़्यादा होगा। It took mankind more than 1,000,000 years to reach the first billion. अगर हम बात करें कि अगर हम 1800 की बात करें वर्ल्ड पॉपुलेशन की, तो फर्स्ट 1800 की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी जो तो फर्स्ट बिलियन थी। और बहुत टाइम लगा था बेटा, बहुत एजेस लगे थे इस चीज़ को क्रॉस करने के लिए। बट 1900 की अगर हम बात करें, बाय द 19 ईयर, बाय कब यूज़ होता है कि 1900 तक, ठीक है ना, जैसे जैसे 1900 जैसे ही आया पॉपुलेशन क्या हो गई, उसमें अ सेकेंड बिलियन वॉज एडेड। कितना टाइम लगा था 1 बिलियन करने में, बहुत टाइम लगे थे, ठीक है ना, मिलियन ईयर्स लगे थे 1 बिलियन करने में, लेकिन सिर्फ 100 ईयर्स लगे 1 बिलियन करने में। आप रेट देख रहे हो कितना फास्ट बढ़ रहा है। और 20th सेंचुरी तक आते आते हमने 3.7 बिलियन ऐड कर लिया, मतलब कि कुल मिला के जो प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो 5.7 बिलियन है। एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 1 मिलियन। ओ गॉड, 1 मिलियन मतलब कि 10 lakhs, मतलब कि हर 4 दिन में 10 लाख लोग बढ़ते हैं हमारे वर्ल्ड में। आप देख रहे हो कि कितना रेट, रैपिड रेट है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। Fertility falls as income rise, education spreads, and health improves. Thus, development is the best contraceptive, but development itself may not be possible if the present increase in number continues. फर्टिलिटी फॉल्स मतलब कि जो भी पॉपुलेशन बढ़ रही है वो तब ख़त्म हो पाएगी जब होता ना कि आप एजुकेशन स्प्रेड करेंगे। अगर फर्टिलिटी सॉरी अगर हम पॉपुलेशन को कम करने की कोशिश करते हैं, अगर हम कम से कम बच्चे प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, तो क्या होगा, इनकम क्या होगी, बढ़ेगी, एजुकेशन जो होगी वो ज़्यादातर ज़्यादा लोगों को दी जा सकती है, एंड हेल्थ कंडीशन भी बहुत इम्प्रूव होगी। डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ होती है ना बेटा, चाहे वो अगर आप मेंटल डेवलपमेंट की बात हो रही है, एजुकेशनल डेवलपमेंट की बात हो रही है, एक बहुत बड़ा कंट्रासेप्टिव होता है। कंट्रासेप्टिव जो होता है ना बेटा, बर्थ कंट्रोल के लिए, बच्चा रोकने के लिए, पैदा ना होने के लिए। सो अगर आप डेवलप्ड हो रहे हो, आपका माइंड डेवलप्ड हो रहा है, तो ऐसे ही आप क्या करोगे, खुद के साइड से पॉपुलेशन कम करने की कोशिश करोगे कि एक ही बच्चा या ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही बच्चे को जन्म दो। सो इतना एक डेवलपमेंट। लेकिन एक और चीज़ है कि डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है जब प्रेजेंट का जो पॉपुलेशन जो इंक्रीजमेंट हो रहा है वो जो है वो कम हो पाए। अगर इस तरह से कंटिन्यू रहा तो डेवलपमेंट के कोई चांसेस नहीं है। जो इनकम है वो कोलैप्स हो जाएगी, एजुकेशन जो है वो स्प्रेड नहीं हो पाएगी, और
हेल्थ कंडीशन बुरी से बुरी हो जाएगी। जैसे कि इस पैंडेमिक में बात की गई थी ना कि इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारे इंडिया का कि एक टाइम पे जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कोलैप्स हो जाएगा, एंड हुआ भी। बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटल बेड्स नहीं मिले, बहुत सारे लोगों की जानें गई, एंड इट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ गवर्नमेंट। ये पॉपुलेशन का रीज़न था कि बेड्स खाली ही नहीं थे। आप एक सोशल डिस्टेंसिंग के प्रोसीजर को फॉलो करते हुए पेशेंट को रख सकते हो। बहुत सारे लोग बेटा, अगर आपने न्यूज़ देखा होगा, बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में एडमिट ही नहीं किया गया, कोई ऑटो रिक्शा में मर गया, कोई हॉस्पिटल गेट के बाहर मर गया। ये कंडीशन थी। वी आर लकी कि हम सेफ हैं, हमारी फैमिली सेफ है, एंड ऑल द टाइम वी हैव टू या वी शुड शो ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स गॉड फॉर दिस। सो द रिच गेट्स रिचर। अब जो अमीर है वो अमीर होते जा रहे हैं, और पुअर बेगेट चिल्ड्रन, और जो गरीब है वो बच्चा पैदा करते जा रहे हैं, विच कंडेम देम टू रिमेन पुअर। एंड जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा पैदा कर रहे हैं, यही रीज़न है कि वो जो गरीब है वो गरीब ही रह जा रहे हैं। मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर्स, जो कि गरीब ये मानते हैं कि जितना बच्चे होंगे उतने वर्कर्स होंगे, उतना हमें काम मिलेगा, बल्कि एक्चुअल में क्या है, मोर पीपल विदाउट वर्क। मतलब कि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ही अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा। एंड दिस इज़ द रीज़न दैट कि हमारे इंडिया में बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें टॉप मोस्ट जो प्रॉब्लम आती है वो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आती है। एक और चीज़ उन्होंने कही है नानकी पालकी वाला में कि इट इज़ नॉट सजेस्टेड, मैं ये नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ या नहीं किया जाता है कि जो इंसान है वो भेड़ बकरियों की तरह कैटल हैं कि उन्हें ज़बरदस्ती स्टरलाइज किया जाए, कि मतलब यार पैदा ना करो, उनको बिल्कुल एकदम उनको कंट्रोल करो, मतलब ज़बरदस्ती का। ये नहीं कह रहे हैं कि उनको ज़बरदस्ती ऐसा कुछ ऑपरेशन कर दो कि उनके बच्चे ना हो, नहीं। पर लेकिन एक फैक्ट भी है कि खुद से हम नहीं मानने वाले। वॉलंटरी मतलब कि देयर इज नो अल्टरनेटिव टू वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कोरेशन। कोरेशन मतलब बेटा कि फोर्स, ठीक है। तो जब तक ना हम कम वक्त कैसे लोग होते हैं ना, जब तक कि कोई लॉ नहीं आता है ना तब तक हम बड़े मज़े से रहते हैं। सो ऐसा नहीं है कि आप जानवरों की तरह उनका बर्थ एकदम बिल्कुल ही रोक दो, लेकिन एक लॉ तो ज़रूर चाहिए पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि खुद से तो हम नहीं करने वाले। वॉलंटरी मतलब कि विलिंगली, अपने मर्जी तो हम नहीं करने वाले फैमिली प्लानिंग। सो बहुत इंपॉर्टेंट है एक लॉ का आना। द चॉइस इज रियरली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड परपेचुएशन ऑफ पॉवर्टी। हमारे पास दो ही चॉइस है, या तो हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करें, और या तो परपेचुएशन मतलब कि मल्टीप्लिकेशन जो हो रही है ना, पॉवर्टी की बढ़ोतरी हो रही है, वो होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी। सो वी हैव टू कंट्रोल, ठीक है ना, पॉपुलेशन। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 90-20 मिलियन टुडे, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि 90-20 मिलियन है इंडिया की पॉपुलेशन, मोर देन द इंटायर 2 कॉन्टिनेंट्स को मिलाकर। अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका जो 2 कॉन्टिनेंट्स, उनको मिलाकर भी इतनी जो पॉपुलेशन होती है उससे ज़्यादा हमारे इंडिया की पॉपुलेशन है। नो वन फेमिलियर विद द कंडीशन इन इंडिया वुड डाउट दैट द होप ऑफ द पीपल वुड डाई इन देयर हंग्री हंटमेंट्स अनलेस पॉपुलेशन कंट्रोल इज गिवन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। एंड हम इस चीज़ से अवेयर हैं बेटा, हमें पता है कि गरीबी बहुत ज़्यादा फैल रही है, एंड अगर हमने टॉप मोस्ट प्रायोरिटी नहीं बनाया कंट्रोल पॉपुलेशन का, तो क्या होगा, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास कोई होप नहीं होगा, एंड वो अपनी झोपड़पट्टी में ऐसे ही बिना खाए खाए मर जाएंगे। एंड आपको पता है ना कि हंगर जो इशू है वर्ल्ड में या इंडिया में कितना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है बेटा। For the first time in human history, we see a transcending concern, the survival not just for the people but of the planet. अब यहाँ पे ट्रांसेंडिंग कंसर्न यहाँ पे मतलब क्या है कि एक ऐसा कंसर्न, एक ऐसी प्रॉब्लम जो बहुत टाइम से चली आई है एंड जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो रही है। सो क्या कौन सी चीज़ कि यार अब हमें सिर्फ लोगों के सर्वाइवल के बारे में नहीं सोचना है, बल्कि अर्थ के सर्वाइवल के बारे में भी सोचना है। बिकॉज अर्थ जो है वो एक मशीन नहीं है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी भी मेटाबॉलिक नीड्स हैं, उसकी भी एक होता है ना कि उसको भी एक्टिव रहने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी होगी। एंड अर्थ की हेल्थ को डिस्कस करने के लिए या उसको सुधारने के लिए हमें अर्थ को हॉलिस्टिक वे में देखना पड़ेगा, कंप्लीट वे में देखना पड़ेगा, जिसमें नेचर भी आएगा, जितने भी इकोसिस्टम्स होंगे वो आएंगे, ह्यूमन बीइंग जितने भी लोग होंगे, कंप्लीटली हर एंगल से देख कर ही हम अर्थ की कंडीशन को सुधार सकते हैं। अलग से पार्ट वाइज नहीं कर सकते कि एक पार्ट लिया अर्थ का और हमने ये सुधार करना शुरू कर दिया, नहीं। अगर हमें हाथ पैर हर जगह चोट लगी है एंड सिर्फ हम पैर को ही ऑइंटमेंट लगा रहे हैं, सो पैर तो शायद
सही हो जाएगा एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन जो बाकी जगह पे हम इलाज करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं वो क्या होगा, बहुत बुरी से बुरी कंडीशन में आ जाएगा एंड उसका जो वायरस है वो पूरी बॉडी में फैल जाएगा। सो पैर पे ध्यान देने का भी कोई मतलब नहीं है जब तक कि हम पूरी हर जगह जहाँ जहाँ चोट लगी है वहाँ वहाँ ध्यान नहीं देते हैं। सो एक हॉलिस्टिक, एक कंप्लीट वे में हमें अर्थ को देखना है। We have begun to take holistic view of the very basis of our existence. अब हमने शुरू कर दिया है very basis of our existence मतलब कि अर्थ को holistic view में देखना। The environment problem does not necessarily signal our demise, it's our passport to the future. अब जो environment problem है ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें दिखा रही है कि हम मरने वाले हैं, सिग्नल दे रही है कि भाई अब तो हमारे डिमाइज मतलब कि डेथ की तरफ जा रहे हैं, बल्कि एक हमारा पासपोर्ट भी है फ्यूचर के टूवर्ड्स। So it's very important to look after Earth. The emerging new world vision has assured in the era of responsibility. And जो अब का जो वर्ल्ड है जो इमर्ज होकर आ रहा है, एक नया विजन लेकर आ रहा है, फ्यूचर के बारे में सोच रहा है। assured मतलब कि एक न्यू डायरेक्शन में चीज़ों को सोचना, ठीक है ना, बताना कि भाई ये डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में हमें ये सोच रखनी है। एंड कौन सा किस तरफ लेके जा रहा है, एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एरा है, इसमें हम अपनी ड्यूटी को फुलफिल करेंगे। अब बहुत हमने एंजॉय कर लिया अपने राइट्स को, अब हमारा टाइम है ड्यूटीज़ को फुलफिल करने का। इट इज़ होलिस्टिक व्यू एंड इकोलॉजिकल व्यू, सीइंग द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड होल रेदर देन अ डिसोसिएट कलेक्शंस ऑफ पार्ट्स। एंड यही रीज़न है कि ग्रीन मूवमेंट से जो हमने सोचा है ना कि जो हम इकोलॉजिकल व्यू रखें, होलिस्टिक व्यू रखें, कंप्लीट इकोसिस्टम वाला व्यू रखें, वो बताता है कि अर्थ जो है वो हमारा ही पार्ट है, हम उसके पार्ट हैं एंड कंप्लीट हम सब एक हैं, यूनिफाइड वे में हैं, ना कि अर्थ जो है हम अलग अलग डिसएसोसिएट। समटाइम्स ना मुझे बेटा प्रोनाउंसिएशन में इसलिए प्रॉब्लम होती है कि मैं हिंदी एंड इंग्लिश को मिक्स करके पढ़ाती हूँ। सो थोड़ा सा मैं क्या होता है ना कि स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। सो आप अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके आप अर्थ को नहीं देख सकते हो, पूरा होल करके अर्थ को देखो। ये क्या सिखाता है, ग्रीन मूवमेंट सिखाता है, जिसके बारे में नानी पालखी बात कर रहे हैं। इंडस्ट्री हैज़ मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन दिस न्यू एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो इंडस्ट्री है, जो रॉ मटेरियल लेकर प्रोड्यूस करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसकी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस युग में, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले युग में। वॉट अ ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी इफेक्टेड इफ मोर बिजनेस मैन इंडस्ट्री, जैसे आपको पता है ना कि जो 4 बायोलॉजिकल सिस्टम की हमने बात की है, फिशरीज, क्रॉपलैंड्स, फॉरेस्ट एंड व्हाट इज द लास्ट वन, एंड ग्रासलैंड्स, जो रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करती है। तो इंडस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कम से कम, पता है ना कि मटेरियल 2 तरह के होते हैं, एक आप रिन्यू कर सकते हो, एक नॉन रिन्यूएबल होता है। सो कम से कम किस तरीके से नॉन रिन्यूएबल जो मटेरियल है उसका कम से कम इस्तेमाल करें एंड कम से कम इस्तेमाल करके अच्छे से अच्छे रिसोर्सेज को मैन्युफैक्चर करें, प्रोड्यूस करें कि आने वाली जनरेशन को फ़ायदा हो और प्रॉब्लम ना हो। सो कितना ट्रांसफॉर्मिंग होगा ना, कितना अच्छा होगा ना अगर सबकी सोच इनकी तरह हो जाए। डूपॉन्ट एक बहुत बड़ी कंपनी है, उनके जो चेयरमैन हैं वो क्या सोचते हैं, जिनका नाम है मिस्टर एडगर एस बुलार्ड, जो क्या सोचते हैं, 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने क्या डिक्लेयर किया था कि वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ना हो के वो चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर हैं। अब आप देख रहे हो CEO की जो पोजीशन है सबसे टॉप की पोजीशन होती है। तो उन्होंने क्या कहा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो कि हम इंडस्ट्री है हमारी, तो हम एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर हैं, जो हम प्रोड्यूस करते हैं, रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो हमें एज अ मैन्युफैक्चरर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंसेस भी देख पाए, इन्वायरमेंट पे ज़्यादा हार्म ना कर पाए। इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि बहुत कम लोग समझते हैं। एंड नानी पालकी वालों को ये लगा कि अगर सब ये चीज़ें सोचने लगे तो कितना ट्रांसफॉर्मिंग होगा ना, कितने चेंजेस आएंगे ना, और अच्छे पॉजिटिव वे में चेंज आएंगे। Of all the statements made by Margaret Thatcher during the years of her prime ministership, none has passed so decisively into the current coin of English uses as her fallacious words. No generation has a free hold on this earth. All we have is a life tenancy. अब यहाँ पर क्या है, यूके की जो प्राइम मिनिस्टर रही हैं मार्गरेट थैचर, उन्होंने क्या स्टेटमेंट प्रोवाइड किया है। उन्होंने कहा था फैलिशियस मतलब बेटा कि
कुछ ऐसे टर्म जिसको भुलाया ना जा सके, ठीक है ना, एक एक इंस्पायरिंग तरीके से, जिसको ऐसे स्टेटमेंट्स जल्दी आते नहीं है, नॉर्मली यूज़ नहीं किए जाते हैं। सो बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट उन्होंने यूज़ किया था कि ये जो जनरेशन है ना, वो हम इसके ओनर नहीं है। फ्री होल्ड ऑन इज द अर्थ मतलब कि हम ओनर नहीं है कि हम जो चाहे वो कर लें, बल्कि हम क्या है, एक टेनेंट हैं। जो हम एक टेनेंट की तरह रहने आए हैं। और हमें जैसे कि हम रेंट देते हैं ना, जब भी हम किसी रूम में रहते हैं, सो यहाँ का जो रेंट है वो क्या है, हम अर्थ को रिपेयर करते रहें। जिस अर्थ पे हम रहते हैं, बस उसकी जो लीज़ है, उसका जो रेंट है वो क्या है, हम उसको रिपेयर करते रहें ऑल द टाइम। क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम अर्थ के ओनर नहीं हैं, हम टेनेंट्स हैं। और हमने अपने फोर फादर से इनहेरिट नहीं किया है, बल्कि हमने सिर्फ बोरो किया है सो दैट कि आने वाले जनरेशन को हम दे पाएँ, एंड आने वाले जनरेशन अपनी आने वाले जनरेशन को। सो कोई ओनर नहीं है अर्थ का, हम सिर्फ टेनेंट की तरह हैं। इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन, और मिस्टर लेस्टर ब्राउन के अगर वर्ड्स में हम देखें, सो वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ। जैसे कि मैंने बताया कि हमारा इनहेरिटेंस नहीं है कि हमारी ओनरशिप हो गई, जैसे नहीं हम बाप दादाओं से हमें ज़मीन जायदाद मिलते, प्रॉपर्टीज़ मिलती है, सो हम एकदम हक से साथ रहते हैं या हम हक से उनको एक्नॉलेज करते हैं। ये अर्थ हमारा इनहेरिटेंस नहीं है, ये अर्थ को सिर्फ हमने बोरो किया है कुछ टाइम के लिए, क्योंकि ताकि हम आने वाले अपने बच्चे, अपने जनरेशन को दे पाएँ। आई जस्ट होप कि ये चैप्टर क्लियर होगा बेटा। जहाँ पे क्लैरिटी नहीं शो होगी, जस्ट कमेंट मी इन माय कमेंट सेक्शन, डेफिनेटली आई रिप्लाई यू बैक। लेकिन बस एक चीज़ और है बेटा कि पढ़ो बेटा, जस्ट रीड अबाउट एवरीथिंग, डजेंट मैटर वो आपके सिलेबस में हो ना हो, बिकॉज आफ्टर कंप्लीटिंग 12th व्हेन यू विल एंटर इनटू द रियल वर्ल्ड, बहुत यूजफुल होगा जो भी आपने पढ़ा, क्योंकि रियल लाइफ में आप तब इम्प्लीमेंट कर पाओगे। सो इस चैप्टर में जब भी आपको लगा कि कोई नया टर्म आया या कोई ऐसी बात आई जिसको अच्छे से एलिब्रेट नहीं किया गया, क्योंकि एक आर्टिकल है, आप एकदम बिल्कुल नॉवेल नहीं लिखा है नानी पालकी वाला ने, सो आप उसको गूगल पे, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है यार, आप इतने अच्छे से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो उस प्लेटफॉर्म पे, सारी दुनिया भर की नॉलेज बैठे बैठे आप ले सकते हो। सो आप बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड शो करो कि आपके पास गूगल है, एंड पढ़ने की कोशिश करो। सो दैट्स फॉर टुडे, जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। एंड जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला कि अपने साइड से कोशिश करो कि अर्थ को हार्म ना करो, बिकॉज हम अर्थ के ही पार्ट हैं। अगर हम अर्थ को हार्म कर रहे हैं, कूड़े कचड़े गंदगी कर रहे हैं, सो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम क्या होगा, वो हार्म जो होगा वो रिटर्न होके डबल ट्रिपल वे में, डबल ट्रिपल टाइम्स हमारे पास आएगा। सो तब हमें रियलाइज़ होगा कि हमें नहीं करना चाहिए। सो अभी तो इतनी बड़ी पैंडमिक से गुजर ही रहे हैं, आने वाले टाइम में हम ऐसा कुछ ना करें, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।